नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संसदीय समितियों पर चर्चा किया। इस वीडियो में देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट भारतीय न्यायपालिका पे चर्चा करेंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी, तो इसके थोड़ा बैक में जाते हैं तो 1773 के लिए रिटन एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था, जो एक प्रिवी काउंसिल थी। बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह संघीय न्यायालय आया था। थोड़ा इसका इतिहास है, देखते हैं भारत की न्यायपालिका। अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका की, तो यहाँ दोहरी न्यायपालिका है। 50 राज्य हैं, एक संघ का निर्माण है। यहाँ एक संघ का सर्वोच्च न्यायालय है, 50 राज्यों का भी सर्वोच्च न्यायालय है। अपने राज्यों में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। संघ के मामले में अपने न्यायालय है। राज्य के न्यायालय में अपने मामले हैं। राज्य के मामले में अपने न्यायालय है, संघ के मामले में अपने न्यायालय है। तो यहाँ दोहरी न्यायपालिका है दोस्तों। यूएसए में, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी संघ एवं राज्य की पृथक न्यायपालिका नहीं, एक ही है, यहाँ अलग नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। यदि भारत की न्यायपालिका की संरचना को देखा जाए तो यह शंकु आकार की है। जो भारत की संरचना है, शंकु आकार की है। यानी जैसे देखा जाए तो सबसे नीचे है ग्राम पंचायत यानी ग्राम की कचहरी। दूसरा है उससे ऊपर मुंसिफ न्यायालय, यानी जिले में कई होते हैं, उसे मुंसिफ कहते हैं। इसके बाद जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, हर जिले में एक, इसी अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसके बाद है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय 25 हैं वर्तमान में। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 1 है। सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश में सिविल दीवानी, आपराधिक होते हैं, सिविल दीवानी और आपराधिक दीवानी। उच्च न्यायालय 25 में है, वो 25 उच्च न्यायालय है। इसमें मुख्य न्यायाधीश एक होता है और अन्य न्यायाधीश अलग अलग होते हैं स्टेट में। जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 2 होते हैं, एक सिविल दीवानी, दूसरा आपराधिक मामले में। सिविल दीवानी में जिला न्यायाधीश होता है, आपराधिक में सेशन सत्र न्यायाधीश होता है। यह भारत की न्यायपालिका की संरचना है। यदि एससी की स्थापना देखा जाए, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखा जाए, तो यह आर्टिकल 124(1) में है, भाग 5 में है। आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया। यदि गठन देखा जाए तो गठन 1950 में किया गया। इसका गठन 1950, सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में किया गया। तो आर्टिकल 124 में क्या है, देखते हैं। आर्टिकल 124, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। न्यायाधीशों की संख्या, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, क्षेत्राधिकार की शक्ति आदि संसद के पास है। जो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य, 7 अन्य थे, लेकिन वर्तमान में बदल गए हैं। न्यायाधीशों की संख्या, वेतन भत्ते, सेवा क्षेत्राधिकार की शक्ति संसद के पास है। और क्या है 124(1) में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया, जो 1950 में बना था,
1950 में जब था तो लगभग इसमें 8 थे, 1 + 7 8 थे। स्थान देखा जाए तो यह दिल्ली में स्थित है। CGI देखा जाए राष्ट्रपति के अनुमोदन से कार्य करते हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो यह दिल्ली में है। CGI राष्ट्रपति के अनुमोदन से कार्य करते हैं। अन्य जगह भी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही ये कर सकते हैं। तो न्यायाधीशों की संख्या देखा जाए तो 1950 में 8 थे, 1956 में 11 हुए, 1960 में 14 हुए, 1976 में 18 हुए, 1986 में 26 हुए, सन 2008 में 31 हुए, सन 2019 में 34 हो गए। दोस्तों, यह न्यायपालिका की संरचना। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति पे चर्चा करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सबसे पहले देखते हैं इनकी योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यताएं आर्टिकल 124(3) में दिया गया है। इनकी योग्यता यह है, इनकी योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में कम से कम लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक हाई कोर्ट में, या एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या भारत के राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेत्ता हो। उसे भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। तो इनकी इतनी योग्यता होनी चाहिए तो यह न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 124 कहता है, 124(2) में न्यायाधीशी की नियुक्ति के बारे में कहा गया। आर्टिकल 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। यानी वर्तमान में राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति की न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसका जिक्र संविधान में नहीं है। यानी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम जो है, प्रणाली है, इसी के माध्यम से करते हैं। इनका जिक्र संविधान में नहीं है कॉलेजियम प्रणाली का। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेंगे कि इनको मुख्य न्यायाधीश बना रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से सलाह अवश्य लेनी होगी। न्यायाधीश 55 वर्ष की आयु तक है तो इसकी नियुक्ति होगी, इसके बाद नहीं होगी। विवाद का प्रारंभ कैसे होता है, इसे विवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परंपरा विकसित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से परंपरा विकसित हुई कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन किया गया। पंडित नेहरू के समय में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1973 में, तो वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया और 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर 4th को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इनका नाम है अजीत नाथ रे। इनको बनाया गया था, 4th नंबर के थे। वरिष्ठता क्रम को तोड़ दिया गया था। 1977 में पुनः वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। एक खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया और एच बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया तथा इसमें विवाद भी हुआ था, कुछ प्रारंभ भी हुए थे। तो यह न्यायाधीश की नियुक्ति। तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वह कैसे होती है, तो ये देखते हैं कि हमने बताया कि कॉलेजियम सिस्टम बनता है प्रणाली, तब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली क्या है, इसी को देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली क्या है। आइए इस पे बात करते हैं। SP गुप्ता केस था एक 1982 ईस्वी में। प्रथम न्यायाधीश या केस था SP गुप्ता केस 1982 में। इसमें कहा गया आर्टिकल 124(2) में न्यायाधीशों की सलाह है कि वह केवल परामर्श है या सहमति है। निर्णय में दिया गया सलाह केवल विचारों का आदान प्रदान है।
मानना बाध्यकारी नहीं है। यानी 124(2) में है, इसी केस संबंधित है। न्यायाधीशों की सलाह है वह केवल परामर्श है या सहमति है। निर्णय कहा गया निर्णय में कि सलाह केवल विचारों का आदान प्रदान है, मानना बाध्यकारी नहीं है। इस केस में ऐसा कहा गया। यह प्रथम न्यायाधीश केस है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सिर्फ सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, सहमति मेरी है। यह आर्टिकल 224 में है। यदि आप चाहो तो मानो, चाहे ना मानो, यह सिर्फ विचार का आदान प्रदान है। 124(2) में कहा गया। फिर एक केस आता है यह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेज BOI 1993। यह द्वितीय न्यायाधीश केस है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन किया जाएगा, इसमें कहा गया। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति CJI 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे, तब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। CGM+2 बराबर A यह एक ही कोलिजियम प्रणाली है, यानी 3 लोगों की मदद से वह नियुक्ति करता है। इसी को ही कोलिजियम प्रणाली कहते हैं। CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। यह दूसरा केस था। एक तृतीय न्यायाधीश केस आता है 1998 ईस्वी में। यह क्या है? तृतीय न्यायाधीश केस। आर्टिकल 143 के अधीन राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में दी गई सलाह बाध्यकारी है या नहीं। तो इसका निर्णय था कि सलाह मानना बाध्यकारी है, लेकिन यदि सलाह उचित प्रक्रिया का पालन करके करने कहा गया, करने नहीं दी गई हो तो मानना आवश्यक नहीं। यानी सलाह उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, नहीं तो मानना आवश्यक नहीं है। यह तृतीय न्यायाधीश केस में कहा गया। इसके बाद कोलिजियम प्रणाली क्या है, इसको देखते हैं। कोलिजियम प्रणाली सिस्टम। कुल सदस्य 5 हैं, यानी एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। इन्हीं को मिला करके कोलिजियम सिस्टम यानी प्रणाली कहते हैं। ये न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। परामर्श बाध्यकारी होता है, लेकिन परामर्श सम्यक प्रक्रिया का पालन करके दिया जाना चाहिए, तभी मानना बाध्यकारी है। इसी को ही कोलिजियम प्रणाली है। ये जो राय देते हैं राष्ट्रपति की, ये मानना बाध्यकारी है। कोलिजियम का निर्णय बहुमत से होगा। यदि दो न्यायाधीश असहमत हैं तो उसका नाम नहीं भेजा जाएगा। 4 में से 3 जरूरी हैं सहमति। मुख्य न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं है, तो बहुमत से ही भेजा जाएगा। जिसपे साइन कर देंगे 3 लोग, उसको न्यायाधीश बना दिया जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सन 2014 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन किया, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल। संसद ने 19वां संविधान संशोधन किया। आर्टिकल 124(1), 124(b), 124(c) इसमें बढ़ाए गए। 99वां संविधान संशोधन के द्वारा कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर NJAC को लेकर आए। NJAC में कुल 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष जिसे CIJ, चीफ जस्टिस, चीफ इंडिया जस्टिस। इसमें 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 सदस्य जिसे कहते हैं विधि मंत्री, 2 सदस्य ख्याति लब्ध व्यक्ति, यानी इनका चुनाव एक समिति करेगी। 3 लोग करेंगे इसमें चुनाव, प्रधानमंत्री, CJI, विपक्ष का नेता। 3 लोग जिसको चुनाव करेंगी उसी को ख्यात लब्ध व्यक्ति कहते हैं। यह 2 लोग होंगे, यानी एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 सदस्य, 2 सदस्य, कुल मिला के 6 सदस्य होंगे। ये अभी
कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर यही कार्य कर रहे हैं। लेकिन फोर्थ जज जब केस आया, ने चतुर्थ न्यायाधीश केस सन 2015 में जब आया, तो इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेज ओडीआई सन 2015 का एक केस था। इसका मतलब है कि इन्होंने क्या किया, एनजेएसी जो 6 सदस्य वाली थी, इसको निरस्त कर दिया। आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124B, आर्टिकल 124 को रद्द कर दिया। इसमें आधार यह बनाया कि इसके दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हटा दिया गया। अतः वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली फिर से लागू है। इसका मतलब कोलेजियम प्रणाली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में जो एनजेएसी बना था, इसको फिर से सन 2015 में निरस्त कर दिया गया। इसकी स्थान पर फिर से कोलेजियम प्रणाली को लाया गया। तो दोस्तों ये था। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।